जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और अभी बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 8th क्लास की ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। 2 पार्ट में हम लोग इस पूरी क्लास को कवर करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 और 2 को मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ यहाँ थंबनेल पे मेरा नंबर है, यहाँ से, या आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हो अपने फ़ोन पर। आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, सभी एनसीईआरटी के नोट्स। इसके अलावा हिंदी ग्रामर की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसकी पीडीएफ, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर भेज दिए जाएंगे, जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है। और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो सभी पीडीएफ भी सिर्फ इसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम रहने वाला है संसाधन। फर्स्ट चैप्टर हमारा है संसाधन। तो देखिए, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है। तो देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हैं और उनमें हम लोग ज्यादा संशोधन नहीं करते और हम उनको यूज में लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु हो गया, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये निशुल्क है, सीधे ही हम लोग इनको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि नदियों और झीलों का जल हो गया, वायु हो गई, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके प्राकृतिक संसाधन के अंदर आ जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय में बांट सकते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि नवीनीकरणीय में कौन सा आएगा, अनवीनीकरणीय में कौन सा आएगा। किसको बांटा है? यहाँ हमने प्राकृतिक संसाधनों को बांटा है। किसमें? नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय में हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। तो देखिए, नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, यहाँ देख लेते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जो संसाधन पुनः हमें मिल सकते हैं, एक तरीके से याद रखिएगा, पुनः हमें जो प्राप्त हो सकते हैं, वे किस में आ जाएंगे? नवीनीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे। जैसे कि वायु, एक तरीके से, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मान लीजिए। इनमें से कुछ असीमित हैं, जो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो सकते, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना। ये कैसे है? अनवीनीकरणीय, ये कभी ना खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व वर्ष के भागों की एक बड़ी समस्या बन गया है। तो नवीनीकरणीय में क्या याद रखना है? जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, जिनका भंडार बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। और अनवीनीकरणीय में याद रखिएगा, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। जिनका भंडार कैसा है? सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपका साइंस का समझ लीजिए, ज्योग्राफी का समझ लीजिए, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनमें से नवीनीकरणीय कौन है, गैर नवीनीकरणीय बोल दिया जाता है, या अनवीनीकरणीय का उदाहरण कौन सा है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए आप इजीली। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण
संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है। फिर सुनिए, जो हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, एक बार हमने यूज कर लिया, पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, और जिनको दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस, ये अनवीनीकरणीय हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सभी कैसे हैं, नवीनीकरणीय में आ जाएंगे। ये बस पता होना चाहिए आपको। मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, मानव निर्मित को देख लेते हैं, प्राकृतिक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जब उनका मूल रूप क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो वो प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं बना था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी कैसा संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए प्रौद्योगिकी यहां से समझ लीजिए, मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, इसका मैं आपका वेट कर रहा था समझाने का। ये देखिए, प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। क्या है, किसी कौशल अथवा कौशल करने अथवा वस्तु के बनाने में नवीनतम ज्ञान क्या है का जो प्रयोग है, वो क्या है, प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन अतः लोग मानव संसाधन है। मानव के संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मानव संसाधन है। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकर्ण कहलाता है। क्या है, यहां से समझ लीजिए, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव समाधान मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब यहाँ आगे देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण आपका कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। कैसे दे सकता है प्रत्येक व्यक्ति, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके या क्या करे, वो वस्तुओं को पुनः चक्रण करके और पुनः उपयोग द्वारा क्या दे सकता है, अपना योगदान दे सकता है। अब देखिए, इस तरीके से चैप्टर 1 हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर था। पीडीएफ के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, संसाधन को निर्धारित क्या नहीं करता, उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो देखिए, संसाधन को निर्धारित उपयोगिता भी करती है, मूल्य भी करता है, मात्रा नहीं करती। हमें यहाँ नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे। तो मात्रा क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन यहाँ पूछा गया है। कैंसर उपचार करने की औषधियां, झरने का जल और उष्ण कटिबंधीय वन। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय वन जो है ये आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। झरने का जल ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। और कैंसर उपचार की औषधियां जो है ये आपका मानव निर्मित संसाधन के अंदर आ जाएगा। कथन को पूरा कीजिए, ये कथन आपको पूरा करना है। अनवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं आपको बताना है। सीमित भंडार वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से विकसित।
तो मैंने आपको बताया था नवीनीकरण संसाधन में क्या आता है, जिनका भंडार सीमित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस तरीके के बताए थे। तो इसमें हो जाएगा सीमित भंडार वाले, क्या हो जाएगा इसमें, सीमित भंडार वाले, करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। चैप्टर 2 हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 2 है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। चैप्टर 2 हमारा होने वाला है। तो यहां देख लेते हैं, सबसे पहले हम भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, भूमि के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो भूमि देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, बाकी पर क्या है, बाकी पर आप लोग जानते हो जल है। कहा भी जाता है, ये देखिए जैसे कि ये कह दिया जाता है कि ये हमारा क्या हो गया, भूमि हो गई, बाकी की क्या है, ये जल है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाड़ी है ना। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। आप लोग जानते हो हर जगह पर जनसंख्या समान रूप से नहीं बसी हुई है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल है, जलाक्रांत है, संभावित निम्न क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। ये स्थान कैसे है, विश्व के घने क्षेत्र है। ये पिक दे रखी है, इसको देख लीजिएगा। भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना यहाँ से। अब हम लोग मृदा देख लेते हैं। मृदा के बारे में यहाँ दे रखा है, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत होती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इसकी डेफिनेशन को सही से देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट दे दिया जाता है कि मृदा क्या है, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको दे देगा उठा के। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा को क्या करता है, ये उपजाऊ बनाता है। अब भूस्खलन देख लेते हैं हम लोग। भूस्खलन क्या होता है, तो देखिए भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के रूप में मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ गठित होते हैं। किसके साथ, भूकंप के साथ, और आपका याद रखिएगा बाढ़ के साथ और ज्वालामुखी के साथ गठित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भूस्खलन कैसे होता है, लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। क्या होता है, विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली हुई प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा, ये प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। मृदा निर्माण के कारण देख लेते हैं। ये मृदा निर्माण के कारण में क्या क्या दे रखा है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं जनकशैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। अलग अलग स्थानों में क्या है, ये भिन्न भिन्न है। और मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय भी देख लेते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। कौन कौन से, मृदा अपरदन और क्षीणता, ये क्या है, मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं।
मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। भूस्खलन और बाढ़ है। जल देख लेते हैं। जल वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जल मैं आपको ऑलरेडी वहां पढ़ा चुका हूं 6 क्लास में। जल की पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये देख लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ये जैवमंडल भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। ये देख लीजिए यहाँ, वर्ष 1975 में 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर ईयर थी। कितनी थी? 3850। कितनी थी? 3850 घन किलोमीटर पर ईयर थी, जो 2000 में बढ़कर कितनी हो गई है? 6000 घन किलोमीटर पर ईयर हो गई है। कितनी हो गई है? 6000 घन पर किलोमीटर हो गई है। देखिए, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्मित है। कहां पर है ये? इतना बस आपको याद रखना है, सौराष्ट्र प्रदेश में है। और कौन सा अंका? अमरोली। कौन सा स्थान? अमरोली से है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। सभी क्या है? सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारतंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पारतंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी ये करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। क्या क्या मिलता है इनसे? हमें दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फल मिलते हैं, लेटेक्स मिलते हैं, तारपीन का तेल मिलता है, गोंद मिलता है, औषधीय पौधे और कागज हमें ये प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण ये देख लीजिए। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। किस पर? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे क्या क्या? वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। इन 4 हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन गया है। डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध का क्या हुआ? गिद्ध की किडनी खराब हो गई थी। गिद्ध की क्या हुआ? किडनी खराब हो गई थी और से वे मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हम लोग देखिए, ये पढ़ लीजिए। हाँ, यहाँ से ये नहीं पढ़ाया गया अभी आपको, ये देख लीजिए। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। वन कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग समझ चुके होंगे, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। यहां से देख लीजिएगा, सामान्य वर्षा जहां होगी वहां क्या होगा? छोटे वृक्ष मिलेंगे और आपको क्या मिलेगी? घास मिलेगी, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश जो होंगे उनमें आपको कटीली झाड़ियां मिलेंगी, गुल्म होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां को
कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। जहां शीत होता है, यहां देखिए शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में आपके लाइकेन सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। चारों को आप लोग समझ चुके होंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। ये हम पढ़ चुके। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, यहां से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारतंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैव मंडल निश्चय देख लीजिए, यह क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसने संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रसिद्ध करने के लिए प्रदर्शित करने के इरादे से क्या किया है? बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब देखिए इस तरीके से ये हो जाता है आपका कंप्लीट। चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो एक्सरसाइज है इसे हम देख लेते हैं। चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इनके रिप्लाई आपको आज खुद देने हैं। कमेंट में आप इनके आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा निर्माण का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? समय नहीं है, मृदा का गठन नहीं है, या जैव पदार्थ इसके मृदा निर्माण का कारण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको इतना बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन रक्षक मेखला, दूसरा है मल्चिंग, तीसरा है वेदिका कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? 3 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। बल्ब को बल्ब कर देना चाहिए जब अनावश्यक हो, ये है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, ये भी है। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर। नेगेटिव पूछा गया तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप 9808347403 पर मैसेज करके आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। देखिए अब हमारा यहाँ पर मैचिंग है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस साइड 5 ऑप्शन है, तो आपको करेक्ट मैचिंग करना है। करेक्ट मैचिंग करना है। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग आपका मैच कर जाएगा भूमि का उत्पादनी उपयोग से। ह्यूमस मैच कर जाएगा आपका ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चट्टान बांध। चट्टान बांध प्रयोग यूज में आएगा आपका, मैच हो जाएगा मृदा अपरदन से। और जैव मंडल ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका जैव मंडल कहलाता है। इस तरीके से चैप्टर 1 और 2 8th क्लास के ज्योग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बाकी के 3 चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो मैं नंबर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 9808347403 पर मैसेज करके आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हो। मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में ऐड करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इस ग्रुप में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स, आपको करंट अफेयर के नोट्स, जीके के नोट्स, स्टैटिक जीके जो है उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और हिंदी की एक जो ग्रामर की वीडियो डाली गई है मेरे द्वारा, उसके नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।